हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल KNT ब्लॉग्स में अनटोल्ड स्टोरीज पे। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पंजीरी की रेसिपी। सच ये बहुत ही है तो सिंपल सी ही रेसिपी, कुछ ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बनाती हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरे फ्रेंड्स को ये बहुत पसंद आती है और ये रेसिपी खास मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ही आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि इसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये जी हैं तकरीबन, ये पूरे हैं 250 ग्राम बादाम, ये हैं 250 ग्राम काजू, और ये हैं तकरीबन 100 ग्राम से तो कम 50-60 ग्राम के करीब किशमिश है। मैं कम डालती हूँ क्योंकि मेरा बेटा कम पसंद करता है। ये है खसखस पूरी 250 ग्राम, बिल्कुल इसको मैंने धूप दिखा के साफ करके रखा हुआ है। ये है 150 ग्राम सूखा हुआ नारियल, मैंने उसकी लंबी लंबी स्लाइसेस कर लिए हैं। और ये है 100 ग्राम मखाने, ठीक है जी। और इसके लिए हमें तकरीबन आधा किलो देसी घी चाहिए होगा। और ये मैं ले रही हूँ, ये पूरा आधा किलो ही है ओट्स का आटा। हाँ जी, मैं पंजीरी में ओट्स का आटा डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। मैं इसको हमेशा ही ओट्स के आटे में बनाती हूँ। तो ये जो पंजीरी है ऐसे देखिए, जो मुझे रीज़न लगता है कि ये पंजीरी सबको पसंद क्यों आती है, क्योंकि देखिए यूजुअली पंजीरी जितनी, मतलब मैंने भी बहुत तरह से ना, ज़्यादा मैं पसंद नहीं करती हूँ। मैं अगर थोड़ी सी फजी हूँ, मैं इस तरीके से बनी हो तो मैं ज़रूर खा लेती हूँ। दूसरी में ना आटा और घी बहुत ज़्यादा होता है, जब आप खाते हैं ना वो आपके दांतों को लगता है, क्योंकि ये चीज़ें खाई भी पिंटर्स में ही जाती हैं। और अगर आटा और घी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो अपने आपके ना दांतों में स्टिक करता है। तो इसी वजह से मैं इसमें जो आटा है उसकी क्वांटिटी आधा है। मतलब मुझे ये होता है कि अगर मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स, जैसे अब मैं इसमें मखाने काजू ये सब डाल रही हूँ, अंदाजन इनकी क्वांटिटी समवेयर अराउंड 1.5 kg के करीब हो जाएगी। तो मुझे है कि उसमें अगर 3 हिस्से ड्राई फ्रूट्स के हैं, जैसे घी वगैरह डाल के, ये 1.5-2 किलो के करीब बनेगा। तो मुझे होता है कि अगर 3 हिस्से उसमें ड्राई फ्रूट्स के हैं, घी के हैं, तो उसमें एक हिस्सा ही आटे का जाए। क्योंकि बार बार मैंने अपनी पिछली रेसिपीज में भी कहा है कि जो इस तरीके की चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाई जाती। और मेरा अपना मकसद भी यही होता है, जब मैं ये चीज़ें घर में बड़ों को या बच्चों को, किसी को भी, मुझे होता है कि क्वांटिटी भले वो थोड़ी, यानी कि 3-4 चम्मच ही खाएं, लेकिन जो बेसिक है, क्योंकि देखिए आटा चीनी ये तो हम रूटीन में ही, हमारे इंडियन लाइफस्टाइल का ये तो कहते हैं ना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। रोटी ये सब तो हम खाते। मुझे होता है कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, खसखस हो गई, नारियल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम रूटीन की डाइट में अपने में कम लेते हैं, उनकी क्वांटिटी का कंजम्पशन ज्यादा हो। तो या मैं अब इस शुरू कर रही हूँ इसे बनाना। तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें एक बार दोबारा। हमने लिए हैं 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम खसखस, 200 ग्राम मैंने लिए हैं मखाने, और 150 ग्राम मैंने लिया हुआ सूखा हुआ नारियल। और जो इसमें किशमिश की क्वांटिटी है, मैं 50 से 60 ग्राम डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा नहीं पसंद करता, तो कोशिश यही रहती है कि वो भी हर चीज खाए। और मैं ले रही हूँ आधा किलो देसी घी, और आधा किलो ही ओट्स का आटा है। और इसमें हम डालेंगे बूरा चीनी, जो शुगर पाउडर होता है, चाहे तो आप घर पे बना लें या फिर बाहर से। इसकी क्वांटिटी मैं इसमें बड़ी मुश्किल 1.5-2 कह लीजिए कि अगर ये 2 किलो के करीब है तो मैं 200 ग्राम चीनी ही इसमें डालूंगी, क्योंकि मैं कम मीठा प्रेफर करती हूँ। क्योंकि एक कुछ मेरी बेटी के हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ हैं जो वो भी डायबिटिक हैं, तो मुझे इन चीज़ों को बहुत देख के चलना होता है। तो आप इसका जो शुगर का है क्वांटिटी वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम ऑन करेंगे गैस पे रखेंगे एक छोटा पैन, उसमें लेंगे ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब हम उसमें लेंगे देसी घी। ये तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच
हमने देसी घी ले लिया है। इसमें हमने सारे अपने ड्राई फ्रूट्स हैं जो, उनको हमने घी में भूनना है। भूनेंगे हम इनको अलग अलग। भूनने के बाद भले जैसे आप चाहें तो आप इनको इकट्ठा एक ही बर्तन में निकाल लें, लेकिन जब हमने इन्हें भूनना है तो हम इन्हें बिल्कुल अलग अलग भूनेंगे, क्योंकि सबको अलग अलग टेम्परेचर पे ही ये रोस्ट होंगे। अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो फिर कोई चीज़ हमारी कच्ची रह जाएगी, कोई चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा रोस्ट हो जाएगी। जब तक घी मेल्ट नहीं होता, मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी हुई है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, मैं इसकी जो फ्लेम है मैं लो मीडियम कर दूंगी। घी मेल्ट हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे काजू। ये 250 ग्राम काजू है, मैं सारे इकट्ठे ही डाल देती हूँ। फ्लेम हम कर देंगे लो मीडियम, और इसको हल्के हाथ से हिलाते हुए हम घी में इसे भून लेंगे। हमें इसे भूनते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, और हमारे जो ये काजू हैं ये बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं एक बार जो गैस है इसे बंद करके इसको एक खाली प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इस आप कोई भी प्लेट ले लीजिए। मैंने फ्लेम बंद कर दी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है उतना ब्राउन करने की इन्हें। हमने सारे अपने काजू तकरीबन हमने इस प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इसी घी में, इसी पैन में हम डाल लेंगे बादाम। ठीक है जी। गैस ऑन कर लेते हैं। दोबारा फ्लेम रखेंगे बिल्कुल लो, क्योंकि हमारा पैन भी गर्म है, घी भी गर्म है। अब हम डालेंगे इसमें बादाम। पूरे 250 ग्राम ही बादाम है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, हमने इसमें बादाम भी रोस्ट करने हैं। बादाम के बाद हम इसमें करेंगे ये सूखा हुआ नारियल, लेकिन हम खसखस और किशमिश को रोस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसका आपको आगे पता चल जाएगा कि हम इसको अलग से क्यों नहीं भून रहे हैं। तो आप जो ये हैं ड्राई फ्रूट्स, काजू हो गए, बादाम हो गए, नारियल हो गया और मखाने, हम इन चारों को भून के रख लेंगे। लेकिन हम किशमिश और खसखस को इसमें अलग से नहीं भूनेंगे। वो आपको जब हम कुकिंग का मतलब सेकंड स्टेप शुरू करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने उन्हें क्यों नहीं भूना। इसको भी हम उसी तरीके से लो फ्लेम पे ही, लो मीडियम फ्लेम पे 1-1.5 मिनट हिलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमें तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे बादाम भी रोस्ट कर रहे हैं। इसको भी हमने 1-1.5 मिनट रोस्ट करना है। जैसे ही क्रैकलिंग की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी तो हमारे बादाम रोस्ट हो, उसी से हमें पता चल जाएगा कि बादाम रोस्ट हो चुके हैं। रोस्ट होने के बाद मैं इन बादामों को भी जिस प्लेट में मैंने काजू निकाल के रखे हैं मैं उसी में रख दूंगी, क्योंकि मैंने दोनों को इकट्ठे ही ग्राइंड करना है। अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। काजू मैंने जिस प्लेट में निकाले थे उसी में मैं बादाम निकाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि पैन में अभी भी थोड़ा घी बचा हुआ है। इसी में हमारे जो कोकोनट की, मैंने ड्राई कोकोनट की स्लाइसेस करी हुई हैं, नारियल, तो मैं इसी में अब उसको भी हल्का रोस्ट कर लूँगी। काजू बादाम है जो मैंने इकट्ठे निकाले हैं, तो इनका जो मिक्सर में मैंने दरदरा बनाना है, पीसना है, इनका पाउडर करना है दरदरा सा, वो भी मैं इकट्ठे ही करूँगी। अब इसमें मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, मैं कोकोनट है जो, मैं इसको भी ना हल्का सा भून लेती हूँ। आप देखेंगे कि मैंने जो कोकोनट के स्लाइसेस हैं ना बहुत ज़्यादा पतले नहीं करने, थोड़े मोटे मोटे रखे हुए हैं, क्योंकि ना ये बहुत जल्दी हम मतलब थोड़ी सी भी आंच अगर हम तेज़ करते हैं ना तो ये इसके जलने का डर होता है। तो ये देखिए मैंने ना ये जो कोकोनट की स्लाइसेस हैं मैंने थोड़ी मोटी रखी हुई हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो थोड़ी सी आंच से ही ना बिल्कुल कहते हैं ना
जलने वाला फ्लेवर फिर कोकोनट में बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसे कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से भून के फिर आप इसको दरदरा पीस लेते हैं तो फिर मेरे को इस तरीके से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको भी आप हल्के हाथ से हिलाते हुए अच्छी तरीके से भून लें। हमारा कोकोनट भी रोस्ट हो चुका है, गैस बंद कर देंगे। इसको मैं अलग से निकालूंगी, इसको मैं ड्राई फ्रूट्स में नहीं निकालूंगी, इसको मैं अलग ही ग्राइंड करूंगी, क्योंकि कई बार ना इसके कुछ पीसेस रह जाते हैं तो फिर बच्चे तो नहीं खाएंगे ना, अगर बड़ा कोई पीस रह जाएगा। तो मैं इसको अलग से ही निकाल रही हूँ, अलग बाउल में इसको मैं अलग से ही ग्राइंड करूंगी, सो दैट कि ये भी अच्छा सा इसका भी एक मिक्सचर बन जाए। ठीक है जी, अब हम दोबारा से गैस ऑन करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी घी बचा हुआ है। अब हम इन मखानों को पूरे इकट्ठे तो नहीं डालूंगी मैं, तो इनको भी मैं हल्के हल्के इसी तरीके से इसी में रोस्ट कर लेती हूँ। जब हमारे सारे ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे तो ध्यान रखें कि हमने उनको ठंडा करके मिक्सी में उनका एक अच्छा सा दरदरा सा पाउडर बना लेना है। ठीक है जी, हमारे मखाने तकरीबन रोस्ट हो चुके हैं। हम इनको भी निकाल देते हैं इस वाले बाउल में। और जो ये हमारे मखाने बच गए थे, अब हम इनको भी रोस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे मखाने जो बच गए थे वो भी रोस्ट हो चुके हैं। गैस हम कर देते हैं बंद, मखाने निकाल देते हैं बाउल में। अब हम इंतज़ार करेंगे हमारे सारे जो भी ये रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं इनके ठंडे होने का। ठंडे होने के बाद हम इनको मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। तो मिलती हूँ आपको इन सबको दरदरा पीसने के बाद, और फिर हम शुरू करेंगे हमारी कुकिंग का इसका फर्दर का स्टेप। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे ही जो हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स थे, देखिए मैंने ना उनको इस तरीके से पाउडर कर लिया है। ये है काजू, बादाम और नारियल। और इसी तरीके से मैंने जो मखाने थे उनको भी पाउडर कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं कुकिंग प्रोसेस। मैंने गैस पे रख ली है एक बड़ी सी कढ़ाई। हाँ जी, आप खुले बर्तन में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये काफ़ी हैवी बेस की कढ़ाई है, और जितना खुला बर्तन लेंगे आपके लिए बाद में ना इसे मैनेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने जब इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है ना तो ये फैलेगा नहीं। तो अब टाइम है इसमें घी डालने का। तो देखिए मेरे पास ना ये पूरा डब्बा घी का भर के है। ये देखिए, ये ना तकरीबन इसमें 1.5 किलो घी आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसमें से 1/3 जो भी इस डब्बे की क्वांटिटी है उसका 1/3 मैं इसमें घी डाल लेती हूँ। ये घर का घी है, तो मैं इसमें ना ये घी डाल लेती हूँ। अब हम वेट करेंगे थोड़ा घी के मेल्ट होने का। घी हमारा तकरीबन मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालना है हमने इसमें ये ओट्स का आटा। ओट्स का आटा हम सारा इकट्ठा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले मैं आधा आटा ही डालूंगी। एक्चुअली जो ओट्स का आटा है ना, ओट्स जैसे खुश्क होते हैं, अगर आप इसको गूंदते भी हैं ना तो ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैंने आधा आटा ही डाला है, तो पहले मैं इसको मिक्स कर लूंगी, क्योंकि ओट्स का जो आटा है ये खुश्क होता है, ये घी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी कर लेता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं जितना मैंने घी इसमें डालना था मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें आटे की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं इसको तकरीबन आधा किलो था आटा, तो मैंने आधा किलो में से आप लगा लीजिए तकरीबन 300-350 ग्राम आटा इसमें डाला है। अब ये और ना जैसे हम देख रहे हैं कि
घी ने आटा और घी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि जैसे ही ये हल्का सा भुनना शुरू हो जाएगा उसके बाद हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या हम इसमें और आटा ऐड कर सकते हैं या नहीं। अगर आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन वही चीज़ हो जाती है कि ना जब आटा और घी पंजीरी में ज़्यादा हो जाए तो फिर ना वो दांतों को चिपकता है। और जिस प्रोपोर्शन में हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उसका 1/3 पोर्शन ही आटा डालना प्रेफर करती हूँ। तो हम इसको इस तरीके से हल्के हाथ से हिलाते हुए हम इसे भूनेंगे। भूनने के लिए अब हमने इसकी जो फ्लेम है वो लो कर देनी है और इसको आराम से 15 मिनट तो लगेंगे भूनने में। तो आप इसको आराम से हिलाते हुए भूनें। आप बिल्कुल भी इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। और आप कोशिश करें कि जिस बर्तन में भी आप इसे बना रहे हैं वो थोड़ा सा खुला हो, बड़ा हो और उसका बेस हैवी हो। अब देखिए हमें इसे ना भूनते हुए तकरीबन 1.5-2 मिनट हो चुके हैं। अब ये ना थोड़ा सा इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि हम इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर तो ये काफ़ी घी छोड़ देगा। तो ये जितना आटा मेरे पास बचा है मैं इसकी आधी क्वांटिटी और डाल देती हूँ। बस अब इससे ज़्यादा इसमें और ये नहीं जाएगा, मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। हम इसको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जो आटा हमने बाद में इसमें ऐड किया था वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। हमने इसे तकरीबन 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट हमने इसको अच्छी तरीके से लो मीडियम फ्लेम पे भूनना है। आप जल्दबाजी ना करें, हमने इसको प्रॉपर ब्राउन भूनना है। तब तक कि हमने इसे उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ये आटा है जो ये घी अलग ना कर दे। तो प्लीज़ आप फ्लेम फास्ट ना करें, बहुत पेशेंटली आपने इसको आराम से हिलाते हुए अच्छी तरीके से एटलीस्ट 15 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पे भूनना है। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिस भी बर्तन में आप इसे बनाएं कोशिश करें कि वो थोड़ा सा बर्तन खुला हो और उसका बेस हैवी हो। तो आपने इसको इसी तरीके से हल्के हाथ से हिलाते हुए भूनते हुए एटलीस्ट 10-15 मिनट आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसे भूनना है। मुझे इस आटे और घी के मिक्सचर को भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पहले ना इसे जब हम हिलाते हैं ना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब ना इसकी कंसिस्टेंसी है जो लूज होनी शुरू हो गई है, यानी कि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरीके से भुनना शुरू हो गया है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो इस स्टेज पे आप गैस की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लें, अगर आप मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी तरीके से लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको और एटलीस्ट 10 मिनट तक भून लें। रेस्ट जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा आटा भुन गया है कि अभी कच्चा है। लेकिन जिस स्टेज पे हमारा ये वाला मिक्सचर है, मुझे पूरा यकीन है कि एटलीस्ट 10 से 12 मिनट अब मुझे इसे और भूनना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन आएगा। तो मैं इसको इसी तरीके से हिलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से और 10 से 12 मिनट तक भूनूंगी। हमने इसे हल्के हाथ से चलाते हुए अच्छी तरीके से भूनना है। आप ध्यान रखें कि आप इसको आइडल ना छोड़ें। अगर आप इसको आइडल छोड़ देंगे, यानी कि अगर आप इसे हिलाना बंद कर देंगे, तो ये बीच बीच में से ना नीचे लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई इस वक्त इस स्टेज पे काफ़ी गर्म होती है। और इसको आप ना अच्छी तरीके से चलाते रहें। मुझे तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं इसे चलाते हुए, और आप देख रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी लूज़ होनी शुरू हो गई है। यही साइन होता है कि हमारा आटा और जो घी है वो अच्छी तरीके से भुन रहे हैं। आपने इसे लगातार चलाते रहना है।
आप देख सक रहे होंगे कि अब जो हमारा ये आटा और घी है, ये जैसे जैसे भुनता जा रहा है इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा लूज़ होनी शुरू हो गई है, यानी जो घी है वो आटे से सेपरेट होना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी हम इसे तकरीबन और 5-6 मिनट इसे हम और भूनेंगे ताकि प्रॉपर हमारा जो आटा है वो भून के गोल्डन रेड कलर हो जाए। इसे आपने लगातार चलाते हुए, बहुत मेहनत का काम है बट यकीन मानिए स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए हमारे आटे और घी की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है और बहुत अच्छी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब इसको हमने ना काफ़ी मतलब कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ऐसे जो कलर हमें चाहिए उसमें तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से ना, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी लूज होनी शुरू हो गई है, यानी कि जो आटा है उसने घी को छोड़ना, अलग होना शुरू हो गया है घी आटे से। हमें ना अगर तो मतलब जैसे कि खुशबू आनी शुरू हो जाए और आपको लगे कि कंसिस्टेंसी अभी भी इसकी इस तरीके से नहीं हुई है, तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा घी ऐड कर लें। और अगर लगे कि घी बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसका तो देखिए ऐसे तो कोई हल है नहीं, या उसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जो आटा है उसको सूखा भून लें, यानी कि विदाउट घी आप उसको भून के उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। जितना घी लें आप उतना ही आटा लें। मैंने अब आप कहेंगे कि जी आपने तो आटा पूरा नहीं डाला, तो देखिए हाँ वैसे तो आजकल ओट्स वगैरह का आटा काफ़ी घरों में इस्तेमाल होने लग गया है। जो ओट्स हैं वो खुश्क होते हैं, अगर हम उसका आटा भी लगाते हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक उसी तरीके से जहाँ पे हमारा गेहूं का आटा 500 ग्राम जाएगा तो ये बड़ी मुश्किल से 400 ग्राम ही जाएगा। तो आप उस तरीके से देख लें। आप बेसन भी डालेंगे तो उसमें भी इतना सा फ़र्क तो आएगा क्योंकि बेसन भी खुश्क होता है। तो आप उस तरीके से देखिए कलर बहुत अच्छा इसका गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसे इसी तरीके से ना 1-1.5 मिनट और कर लेते हैं जब तक कि जो कलर हमें चाहिए वो ना आ जाए। देखिए जी हमारा आटा भून के तकरीबन पूरी तरीके से रेडी है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। मैंने इसे पूरा 17 मिनट्स तक भूना है। अब जब हमने बाकी ड्राई फ्रूट्स हमारे हैं जो वो घी में रोस्ट किए थे, तो तब हमने 2 चीज़ें रोस्ट नहीं की थी। पहली चीज़ थी खसखस और दूसरी थी किशमिश। तो अब अभी मैंने इसे 1-1.5 मिनट और भूनना है आटे को। तो मैं इस स्टेज पे इसमें ना ये सारी खसखस डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा तेल और आटे का है ये मिक्सचर है, ये काफ़ी गर्म है। तो इसमें जो खसखस है, क्योंकि इसको बहुत थोड़ा टाइम लगता है भूनने के लिए, तो ना खसखस इसमें भून जाएगी अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ पे पहले इसमें तकरीबन 30-40 सेकेंड ऐसे चलाते हुए पहले मैं खसखस को भून लेती हूँ ताकि वो कच्ची ना रहे। ये देखिए कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है हमारी पंजीरी की। अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी भून के रख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं भूना इसे। आप चाहें तो इसको भून के पीस सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे ना ये इस तरीके से ही पसंद है। तो ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हो चुकी है, कितना अच्छा कलर आ गया है पंजीरी का। अब इसी स्टेज पे हमें तकरीबन 30 सेकेंड हो चुके हैं खसखस को इसमें डाले हुए। अब मैं इसी स्टेज पे इसमें डाल दूंगी किशमिश। किशमिश की क्वांटिटी मेरी कम है, अगर आप पसंद करते हैं तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि किशमिश भी बहुत इजीली घी में भुन जाती है। तो हम इसको नीचे, जैसे कि अभी गैस ऑन है कढ़ाई के, तो मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। अब आप देखेंगे कि 30-40 सेकंड में ना ये भी भून जाएगी। और जब किशमिश भूनती है तो आप सब जानते हैं कि उसकी निशानी एक है कि वो ना फूलनी शुरू हो जाती है। तो हमारी किशमिश भी भून जाएगी इसमें अच्छी तरीके से। यही रीज़न था कि मैंने इन 2 चीज़ों को पहले नहीं भूना था। ये देखिए किशमिश ना, आप देख रहे हैं बबल्स उठ रहे हैं ना, ये किशमिश है, ये भून रही है। तो यानी कि अब हमारा घी, आटा, खसखस, किशमिश सब अच्छी तरीके से भून चुके हैं। और यही टाइम है जब हमने गैस को बंद कर देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो फिर इसके नीचे लगने के पूरे चांसेस हैं। अब हम इसमें
जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये है काजू, बादाम और नारियल का, और ये है मखाने। मैंने इन दोनों को मिक्स कर पे हमने मखाने भी डाली हैं और हमने इसको ना हल्के हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए आप ध्यान रखें कि आपने बिल्कुल अपना जो भी है सारा मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसे हम गरम में ही मिक्स करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, सारे फ्लेवर्स ना अच्छी तरीके से इसके मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे ना गैस के पे रख के जब हम इसे कर रहे हैं तो ना थोड़ा सा कहते हैं कढ़ाई का बेस चौड़ा है। मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया है। हाँ जी, चीनी मैं सिर्फ 200 ग्राम ले रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग मीठा थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं। आप शुगर की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपने चीनी मिक्स कर दी है तो इसे अच्छी तरीके से चला लें। एक चीज़ का ध्यान रखें, आप चीनी को पहले ना डालें क्योंकि आटा और घी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो जो चीनी है ना उसकी कहते हैं ना गांठें पड़ने के पूरे चांसेस होते हैं। तो पहले आप अपने सारे ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालें। थोड़ा छोटा है तो वो सेफ नहीं रहता, तो आप इस तरीके से क्योंकि गैस हमने बंद करी दी है, इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और इसको आप जैसे इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के तकरीबन पौने 2, तो मैं इसको शाम तक ऐसे ही छोड़ दूंगी मिक्स करके अच्छी तरीके से। और शाम को मैं इसको अच्छे कंटेनर में, स्टील का हो या प्लास्टिक का फूड ग्रेड अच्छी तरीके से धो के सुखा के मैं इसको उसमें स्टोर करके रखूंगी। स्टोर करके रखूंगी। और यकीन मानिए बनती है, ये बहुत यम्मी बनती है। मतलब जो रीज़न है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये कि देखिए हम जो लेडीज़ कह लो या बेटियाँ कह लो अपनी माँ से ही ये सारे काम सीखती हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरे मम्मा ने मुझे कहा था, ये पता नहीं यार तू इसको कैसे बनाती है, मेरे से तो ऐसी पंजीरी बनती नहीं, मेरे को ये वाली पंजीरी बहुत स्वाद लगती है। पूरा यकीन है कि अगर मेरी मदर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दे सकती है तो अगर आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है, बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो इसी तरीके से मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इसको रख ले रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप मेरे ब्लॉग्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलूँगी आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अगर आप के कोई और क्वेरीज हों तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। तो आज वाले ब्लॉग में थोड़ी सी वॉइस की ना प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। एज सच मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारे प्रोसीजर्स आपको बहुत क्लियरली बता पाऊँ। फिर भी अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।